हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और एग्ज़ाम में 101% ये टॉपिक आएगा, ये आप मान के चलिए। टॉपिक का नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसको कई बार शॉर्ट में और ये नाम भी आ जाता है NIEO। कई बार ऐसे भी आ जाता है NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए आप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व के अनेक देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए थे, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। इस कारण ये नवोदित देश नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। अतः उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा के रूप में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था। ठीक है, ये प्रस्तावना थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO। ये क्या है वो देखिए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जिसका संचालन विकसित और विकासशील देशों में समानता के सिद्धांतों, जिसमें विकासशील देशों का आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहे और बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न समझें, अपितु विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों को भी पूरा महत्व दिया जाए। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी कि उस आर्थिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जो आर्थिक व्यवस्था को, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल और नियंत्रित और संचालित करती थी, उन आर्थिक व्यवस्थाओं पर विकसित देशों का ही नियंत्रण था, विकसित देशों का ही वर्चस्व था, प्रभाव था। जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, ये आर्थिक संस्थाएं थी। तो विकासशील जो देश थे उन्होंने ये मांग करनी प्रारंभ कर दी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसके अंदर चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए कि एक तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करने वाली आर्थिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण जो है या इनके अंदर प्रतिनिधित्व जो है वो विकासशील देशों को भी दिया जाए। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अर्थव्यवस्था को जो नियंत्रित करने वाले और संचालित करने वाले नियम कानून कायदे हैं वो इस प्रकार से तय किए जाएं कि उसमें विकासशील देशों को भी फायदा हो सके, विकासशील देशों को भी लाभ प्राप्त हो सके। विद्यमान जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें विकसित देशों को फायदा हो रहा था और विकासशील देशों के आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों का कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था, जिसकी वजह से उनके आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से विकासशील देशों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन करने वाली संस्थाओं में विकसित देशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्लस नियम कानून कायदे, आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए नियम कानून कायदे इस प्रकार से बनाए जाए कि उसमें विकासशील देशों को भी समुचित लाभ मिल सके। इसके बाद में देखिए, वास्तव में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उन प्रस्तावों का समूह था जिन्हें 1970 के दशक में विकासशील देशों ने व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता में वृद्धि, विकसित देशों को प्रशुल्क दरों में कमी और अन्य माध्यमों द्वारा अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था विकासशील देशों का शोषण कर रही थी। आर्थिक और तकनीकी सहायता ने के माध्यम से इन देशों को नवोपनिवेशवाद के शिकंजे में जकड़ा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व व्यापार संगठन है आदि विकासशील देशों के हितों की अनदेखी करते हुए विकसित देशों के इशारों पर कार्य कर रहे थे।
परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति असंतोष था। इसी वजह से तृतीय विश्व के देश विभिन्न मंचों से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग करने लगे। अब है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मान्यताएं या विशेषताएं। पहली विशेषता है प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख मान्यता यह है कि विकासशील देशों के खनिज पदार्थों और समस्त प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। विकसित देश क्या कर रहे थे? विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का और अपने स्वार्थों के लिए, अपने फायदे के लिए दोहन कर रहे थे। ठीक है, विकसित देश गरीब थे, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके और आर्थिक सहायता की आड़ में विकसित देश जो थे वो विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे और उनका अपने स्वार्थ के हिसाब से दोहन कर रहे थे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकासशील देशों ने यह मांग की कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर विकासशील देशों का नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता स्थापित की जाए कि उनकी इच्छा के बगैर उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का विकसित देश जो है वो अपने हित में प्रयोग नहीं कर सकें। दूसरी बात है व्यापार की उचित शर्तें। विद्यमान आर्थिक व्यवस्था में व्यापार की शर्तें इस प्रकार की हैं कि उनके कारण विकासशील राष्ट्रों का शोषण होता है, उनकी आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों को जाता रहता है। अतः विकासशील देश विदेशी व्यापार की शर्तों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य मान्यता क्या है? व्यापार की उचित शर्तें। कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, देशों देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय आयात व्यापार और निर्यात व्यापार होता है, उस व्यापार की शर्तें इस प्रकार की थी कि उनसे विकसित देशों को फायदा होता था, विकासशील देशों को हानि होती थी। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकासशील देश, तीसरी दुनिया के देश ये मांग कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो शर्तें हैं वो उचित होनी चाहिए कि उससे दोनों देशों को फायदा हो। ठीक है, विकसित देशों को और विकासशील देशों को दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए। तीसरी विशेषता है विश्व आर्थिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियमन करने वाली विश्व आर्थिक संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन के स्वरूप में परिवर्तन करना है। वर्तमान में इन संस्थाओं पर विकसित देशों का वर्चस्व बना हुआ है, जिसके कारण वे इन संस्थाओं को विकासशील देशों का शोषण करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अतः विकासशील देश इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत करते हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तीसरी जो मांग है या विशेषता है वो क्या है कि विश्व आर्थिक जो संस्थाएं, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इन संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए कि इनका जो स्वरूप है वो कैसा है कि इन देशों का कमांड जो है वो विकसित देशों के हाथों में है। विकसित देश इन संस्थाओं का इस्तेमाल विकासशील देशों का शोषण करने के लिए कर रहे हैं और व्यापार की शर्तें भी इन संस्थाओं के माध्यम से अपने फायदे के लिए बनाते हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है कि इन संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए, इनको लोकतांत्रिक बनाया जाए और इनमें विकासशील देशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि इनके थ्रू जो बनने वाली नीतियाँ हैं, व्यापार की जो नीतियाँ हैं, नियम कायदे हैं, वो सही बन सके और उससे विकासशील देशों को भी फायदा हो सके। अगली जो मान्यता है वह तकनीकी का हस्तांतरण। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य मान्यता विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी पर विकसित राष्ट्रों का स्वामित्व है। विकासशील देशों को विकसित देश तकनीकी निर्मित वस्तुएं बेचते हैं लेकिन तकनीकी नहीं बेचते, इसलिए विकासशील देश नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी के उचित हस्तांतरण की स्थापना करना चाहते हैं। तीसरी मांग क्या है? तकनीकी का हस्तांतरण। देखिए, विकासशील देशों के पास में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है और विकसित देशों के पास में तकनीकी ज्ञान है। तो विकसित देश क्या करते हैं? विकासशील देशों का शोषण करने के लिए तकनीकी ज्ञान जो है वो अपनी तकनीकी ज्ञान से निर्मित जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो चीज़ें विकासशील देशों को बेचते हैं और उनके माध्यम से विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। तो विकासशील देश ये मांग कर रहे हैं कि हमें
तकनीकी से निर्मित वस्तुएं नहीं बेचें, बल्कि हमें तकनीकी बेचें, ताकि उस तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने देश के अंदर उन वस्तुओं का निर्माण कर सकें। ठीक है, ताकि हमारा शोषण नहीं किया जा सके, क्योंकि एक ही चीज़ का बार बार भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें तकनीकी मिल जाएगी तो उस चीज़ का हम खुद निर्माण कर सकते हैं। फिर है प्रतिभा पलायन को रोकना। नई आर्थिक व्यवस्था की एक अन्य मान्यता प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति को रोकना है, अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों का उपलब्ध ज्ञान विकसित देशों की तरफ जा रहा है, इसे जाने से रोकना है। दोस्तों, आज आपको पता है कि अमेरिका जो महाशक्ति बना हुआ है, उसके पीछे भारतीय मूल के लोगों का योगदान है। हमारे ही देश के वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, जितनी भी मतलब वैज्ञानिक हैं, तकनीकी हैं, शिक्षक है, अन्य कोई इंस्टीट्यूट मान लो, उन सब के अंदर जो प्रतिभा है वो भारतीय है, विकासशील देशों की है, विशेषकर भारत की है। तो हमारे जो लोग होते हैं वो धन कमाने के लिए, धन के लालच में और विदेश में चले जाते हैं। विकसित देश अपने पास उनको बुला लेते हैं, अच्छा पैकेज दे करके उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो जिस ज्ञान का लाभ हमारे देश को मिलना चाहिए, उस ज्ञान का लाभ उन देशों को मिलता है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये मांग भी प्रमुखता से की जाती है कि विकासशील देशों से जो प्रतिभा का पलायन होता है, जो पढ़े लिखे, शिक्षित, प्रशिक्षित लोग विदेशों में जाते हैं, उसको जाने से रोका जाए। अन्य मान्यताएं हैं, देखिए, पहली है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। बहुराष्ट्रीय निगम, कई सारे विकसित देश जो है वो मिलकर के अपने कॉरपोरेशन बना लेते हैं, निगम बना लेते हैं, और वो निगम जो है वो दूसरे देशों के अंदर, विकासशील देशों के अंदर व्यापार करने के लिए आते हैं। तो उनकी जो गतिविधियां, उन पर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उनकी आड़ में विकसित देश विकासशील देशों का शोषण नहीं कर सके। दूसरा है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। आर्थिक सहायता की शर्तें इस प्रकार से होती हैं कि उन शर्तों की वजह से विकासशील देश विकसित देशों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, तो उनकी वजह से उन पर जो वित्तीय कर्ज होता है उसका भार बढ़ जाता है। अगला है विकासशील राष्ट्रों को मिलाकर आर्थिक सहयोग हेतु क्षेत्रीय संगठनों और व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर विकासशील देश ये भी प्रयास कर रहे हैं कि विकासशील देश ही परस्पर आपस में मिलकर के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दें, और इस प्रकार के आर्थिक संगठन बनाएं और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते करें कि उनसे विकासशील देशों को फायदा हो सके और विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके, प्लस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व किया जा सके। चौथा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकना तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना। विकसित देश क्या करते हैं कि विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि विकासशील देशों का जो कच्चा माल होता है उस माल की कीमत घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, विकसित देशों को नुकसान होता, विकासशील देशों को नुकसान होता है। जैसे पेट्रोल की कीमत है, तो जब विकसित देशों को पेट्रोल खरीदना होता है तो उसकी रेट डाउन करा देते हैं, रेट डाउन हो जाती है तो फिर वो अपना खरीद करके उसका स्टॉक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे विकासशील देशों को नुकसान होता है। तो ये जो कच्चे माल की कीमत घटने बढ़ने की प्रवृत्ति है, इसको रोकने की बात नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कही गई है। अब है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किए जा रहे हैं, वो देखिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र घोषणा। देखिए, 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया था। इसमें कहा गया है कि सदस्य देश समानता, संप्रभुता, सामान्य हितों तथा सहयोग के आधार पर नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य बढ़ती हुई खाई को कम किया जा सके। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में पहला प्रयास तो ये किया गया कि 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा अपना एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और उस अधिवेशन को बुला करके उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक घोषणा की गई जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में उचित कदम उठाने की बात कही गई। फिर दूसरा जो प्रयास है वो देखिए कार्य योजना। ठीक है,
महासभा ने अपने इस विशेष अधिवेशन में नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु एक कार्य योजना का प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया है। और क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा के अंदर जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए, किस किस प्रकार की नीतियां अपनाई जानी चाहिए, उसकी एक कार्य योजना तैयार की गई। तीसरा जो प्रयास किया गया है वो है राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर। देखिए 12 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया, जो राज्यों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। इसमें राज्यों के आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जैसे व्यक्ति के आर्थिक अधिकार होते हैं, संविधान के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का चार्टर जो है उसको स्वीकार किया, और उसमें ये माना कि भाई ये अधिकार जो है वो विकासशील देशों के आर्थिक अधिकार हैं और इनको जो है महत्व दिया जाना चाहिए, इनके अंदर विकसित देशों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या आर्थिक अधिकार जो है वो स्वीकार किए गए थे इस चार्टर में, वो देखिए। पहला है कि प्रत्येक राज्य को अपनी आर्थिक प्रणाली चुनने का अधिकार दिया गया। दूसरा, प्रत्येक राज्य को अपनी सभी संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाकलापों पर संप्रभुता का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा है, प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार प्रदान किया गया। और अगला जो अधिकार है वो है प्रत्येक राज्य को प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादकों के संगठनों से जुड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। सभी राज्यों को विश्व के आर्थिक, वित्तीय और मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा विकास से लाभ लेने के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा देशों के आर्थिक अधिकार स्वीकार किए गए ताकि उनका शोषण न हो सके। अब है उत्तर दक्षिण संवाद। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में अगला जो प्रयास है वह उत्तर दक्षिण संवाद। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आता है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है मेरा। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए 2 प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई है। एक तो उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में गरीब यानी विकासशील देश आते हैं। नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। तो उत्तर दक्षिण संवाद की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन। देखिए अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 8 विकसित देशों और 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इसमें विकसित देशों ने उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के स्थायित्व के लिए एक सामान्य कोष बनाने का सुझाव दिया था। दूसरा है ब्रांट आयोग। पेरिस सम्मेलन की यह सफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाने का सुझाव दिया। अतः पश्चिमी जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में ब्रांट आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर निर्भरता जरूरी है। तीसरा जो प्रयास है वो देखिए कानकून सम्मेलन। ब्रांट आयोग के सुझावों पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संवाद बढ़ाने के लिए 1981 में मेक्सिको के कानकून शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 22 देशों के शासनाध्यक्ष ने भाग लिया था। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात है G20 यानी उत्तर दक्षिण सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन और संस्थाएं कार्य कर रही हैं वो। तो चौथा पॉइंट है इसमें
G20 नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने की थी। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आता है, वो तो था उत्तर दक्षिण संवाद, अब है दक्षिण दक्षिण सहयोग कि विकासशील देश आपस में सहयोग करें ताकि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के हितों की समुचित रक्षा की जा सके। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए विकासशील देशों द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो देखिए। टिप्पणी के रूप में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर के रूप में भी एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो देखिए दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब क्या है। दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों के बीच आत्मनिर्भरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रमुखतः निम्न कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाए गए हैं? पहला है अंकटाड। अंकटाड देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात 1963 में हुआ जब अंकटाड की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 197 है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, पहला अंकटाड सम्मेलन 1964 में जिनेवा में हुआ था। 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड सम्मेलन में विकासशील देशों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से विकासशील देश अपने विशेष हितों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने का प्रयास करने के साथ साथ व्यापार और विकासशील देशों की समस्याओं में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिर है G77। यह भी विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में जिनेवा सम्मेलन में हुई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 132 है। यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर है G15। इस संगठन की स्थापना दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए 1989 में बेलग्रेद में की गई थी। ये तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों का संगठन है। G15 द्वारा अपने विभिन्न शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की दिशा में विभिन्न प्रकार की मांगें एवं प्रस्ताव पारित किए हैं, जैसे विकसित और विकासशील देशों के मध्य संवाद बढ़ाने पर जोर देना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान विकासशील देशों के साथ बातचीत के माध्यम से हल करना आदि। फिर देखिए लास्ट है दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में और क्या क्या संगठन कार्य कर रहे हैं। तो दक्षेस, आसियान, ये संगठन भी दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में कार्य कर रहे हैं। दक्षेस का आपको पता ही है, ये दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका के अंदर। इसकी सदस्य संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, इसी प्रकार से आसियान ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 10 है। 10 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों संगठन जो है ये विकासशील देशों के संगठन है और ये विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से विकासशील देश जो है वो मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए प्लस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रमुख जो मुक्त व्यापार समझौते हैं वो है साप्टा। साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इस समझौते पर 11 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र एक समझौता है जिसे 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। फिर है आप्टा दक्षिण पूर्वी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं जो विकासशील जो देश हैं वो अपने यहाँ इस प्रकार के मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते उनको कहा जाता है कि जिन देशों के अंदर ये मुक्त व्यापार समझौते किए जाते हैं वहाँ पर व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है। आयात व्यापार और निर्यात व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, तो विकासशील देश अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के मुक्त व्यापार समझौते
कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।